अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़े थे स्टेफिलोकोकस, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम आ रहे थे अपने पॉइंट के ऊपर, जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब हमने देखना है कि हम स्टेफ ऑरियस ही कर रहे हैं और इसके अंदर सेल वॉल के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और एंटीजन कौन कौन से हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम पहला कंपोनेंट जो हम जिक्र करेंगे उसमें हमारे पास आती है प्रोटीन ए, ठीक है। प्रोटीन ए क्या होता है कि ये एक इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर है। मैंने आपको कहा ना, विरुलेंस फैक्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉक्सिजेनिक फैक्टर या विरुलेंस फैक्टर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उसमें एंडोटॉक्सिन नहीं होते, आपके ग्राम नेगेटिव के अंदर एंडोटॉक्सिन होते हैं। एंडोटॉक्सिन आप अपने चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरियो के जनरल बैक्टीरिया में पढ़ेंगे। एंडोटॉक्सिन क्या होता है, सेल वॉल के अंदर जो है ना लोकेटेड होता है, एक टॉक्सिन होता है। जब बैक्टीरिया मरता है ना तब वो टॉक्सिन निकलता है, वैसे नहीं वो निकलता। एंडोटॉक्सिन सेल वॉल के अंदर होता है, ठीक है। और उसने फिर आगे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इस तरह की चीजें मेरा मतलब करवा सकता है, आगे बॉडी के अंदर सिम्टम्स प्रोड्यूस करवा सकता है, अफेक्ट कर सकता है अपना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें प्रोटीन ए की। प्रोटीन ए क्या होता है कि मेजर प्रोटीन है आपकी जो स्टेप ऑरियस है ना, ऑरियस की सेल वॉल की मेजर प्रोटीन होती है और ये भी इसका विरुलेंस फैक्टर है। अब वो कैसे विरुलेंस फैक्टर है, इसने क्या करना है, आपकी जो बॉडी के अंदर आईजीजी होती है ना, अब इसने आईजीजी आपकी होती है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी की होती है साइट्स, ठीक है। एंटीबॉडी की नीचे वाला, अब ये देखो एंटीबॉडी ऐसे होती है ना, ये देखो ऐसे करके बनी हुई होती है, ठीक है। अब ये ऊपर वाला पोर्शन अलग होता है, नीचे वाला अलग होता है। कंप्लीमेंट बाइंडिंग साइट इसकी ये वाली होती है जहां पे कंप्लीमेंट ने बाइंड करना है, ठीक है। कंप्लीमेंट बाइंडिंग साइट के ऊपर क्या करता है, ये उसका एफसी रीजन होता है, ठीक है। बाइंड टू एफसी पोर्शन ऑफ आईजीजी, ये एफसी रीजन होता है, ठीक है। एट कंप्लीमेंट बाइंडिंग साइट, वहां पे जाके इसने बाइंड कर देना है और कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं होने देना। और कंप्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, उसमें आपके मीडिएटर्स बनते हैं, ठीक है। C3b, C3a, C3b, C5a, C5b, या आप चैप्टर आपका पैथोजेनेसिस का चैप्टर है और होस्ट डिफेंसेस का है। होस्ट डिफेंसेस के चैप्टर में आप कंप्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन और वो सारा कुछ पढ़ोगे। तो उसके अंदर क्या होता है कि C3b अगर एक्टिवेट ही ना होगा तो C3b का काम होता है ऑप्सोनाइजेशन का, ठीक है। इसने करना होता है C3b ने कि किसी भी जो है ना बैक्टीरिया अगर आया है उसके साथ अगर C3b जाके अटैच हो जाता है तो वो उसकी ऑप्शनाइजेशन हो जाती है, मतलब वो डिलीशियस अपीयर होता है टी सेल्स को। टी सेल्स क्या करते हैं, ऑप्शनाइज चीज को आके इंगल्फ करते हैं, उसकी फैगोसाइटोसिस करा देते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया कि C3b नहीं है तो ऑब्वियसली वो डिलीशियस नहीं बनेगा बैक्टीरिया, और अगर डिलीशियस नहीं बनेगा, ऑप्शनाइजेशन नहीं होगी तो उसकी फैगोसाइटोसिस नहीं हो सकती, टी सेल उसको मार ही नहीं सकते, ठीक है। ये आपका पहला विरुलेंस फैक्टर हो गया। उसके बाद एक और इसमें चीज होती है जिसको हम कहते हैं टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड हमारे पास होते हैं राइबिटोल फॉस्फेट के प्रिकर्सर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मिकोजल वॉल के साथ अडेयर करना होता है ना, तो उसके अडेयरेंस के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। ये टिकोइक एसिड का ये फंक्शन हो गया, ये भी इसका एक विरुलेंस फैक्टर है। उसके बाद आ गया लिपोटिकोइक एसिड। लिपोटिकोइक एसिड जो है ना वो सेप्टिक शॉक के इंडक्शन में यूज होती है क्योंकि ये साइटोकाइंस की प्रोडक्शन कराती है। साइटोकाइन कौन कौन से, इंटरल्यूकिन 1 और टी-मोनोक्रोटिक फैक्टर। उसके बाद आता है आपका पॉलीसेक्राइड कैप्सूल, ठीक है। अब इसके ऊपर एक और शील्ड आ गई। पॉलीसेक्राइड कैप्सूल एक इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर है, ठीक है। इसकी 11 सीरोटाइप है, लेकिन 5 to 8 वाली टाइप जो है 80% इन्फेक्शन उनकी वजह से होते हैं, ठीक है। और ये पोरली इम्यूनोजेनिक है, ये भी इसका एक विरुलेंस पॉइंट है कि इम्यूनोजेनिक नहीं है, पोरली है, ठीक है। इम्यूनोजेनिक कम है तो इम्यूनोजिन वही होता है ना एंटीजन, तो ज्यादा कैप्सूल की वजह से ना तो इसके खिलाफ अगर वैक्सीन अगर हमने बनानी है तो वो बनाने में डिफिकल्टी पेश आएगी क्योंकि ये एंटीजन के तौर पे प्रेजेंट ही नहीं होगा, ठीक है। जब तक कोई चीज एंटीजन के तौर पे जो है वो पेश नहीं होगी तो टी सेल इसको कैसे इंगल्फ कर सकता है, ठीक है। जब तक इसलिए ये पोल इम्यूनोजेनिक होती है, इसके लिए इसके खिलाफ वैक्सीन बनाना मुश्किल हो गया, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं फेज टाइपिंग के लिए, ठीक है। उसमें क्या होता है कि टिकोइक एसिड इन रिसेप्टर्स का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकेन आ जाती है स्टेफ ऑरियस के अंदर, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं ना उनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन बहुत रिच अमाउंट में होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन कम होती है और उसकी सेल वॉल के अंदर ही जो होता है ना एंडोटॉक्सिन लोकेटेड होता है। अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन खुद है ना स्टेफ ऑरियस का, इसकी एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टीज है, नॉट एंडोटॉक्सिन इटसेल्फ, उसकी जैसी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि ये मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करता है कि वो साइटोकाइंस बनाए।
जब साइटोकाइंस बनेंगे तो वो क्या करेंगे आगे क्या कहते हैं वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन और वो सारा कुछ इन्फ्लेमेशन वगैरह करवा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि ये कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है। कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आगे आप C3b, C3a, C5a के फंक्शंस पढ़ेंगे। जैसे C3b ऑप्सनाइजेशन में इन्वॉल्व था, ठीक है। C5a जो है वो उसका अलग से फंक्शन है, ठीक है। ये खुद एंडोटॉक्सिन नहीं है, एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टीज है इसकी। उसके बाद आ जाते हैं इसकी ट्रांसमिशन पे। ट्रांसमिशन के अंदर आपने बताना है कि ये नोज इसकी मेन साइट है कॉलोनाइजेशन के लिए, स्टेफ ऑरिस की। उसके बाद 30% जो है ना, ये तो मैंने बातें सारी बुक वाली, क्योंकि मैं चाहती थी कोई पॉइंट आपको मिस ना हो, तो इसलिए मैंने नोट किए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है, जैसे आपका ट्रांसमिशन के लिए साइट कौन सी है, नोज मेन साइट है। हॉस्पिटल पर्सनल की स्किन, ठीक है, स्किन के ऊपर भी हो सकता है और मे भी हो सकता है कि कट वगैरह लगे तो स्किन से अंदर चली जाए, ठीक है। हैंड कॉन्टेक्ट के जरिए, ठीक है, वेजाइना के जरिए ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि वेजाइना में 5% प्रेजेंट है ये, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ह्यूमन लेजन की शेडिंग या फिर टॉवल्स वगैरह या क्लॉथिंग वगैरह शेयर करते हैं जो लोग, उसकी वजह से ट्रांसमिट हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, ठीक है। वो पेशेंट जिनको कोई क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज है उनके अंदर, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है कि एबिलिटी जो है न्यूट्रोफिल्स को किल करने की बैक्टीरिया को, वो कम हुई होती है, ठीक है। और ये स्टेफ ऑरियस इन्फेक्शन के कॉज करने की वजह बनती है, ठीक है। अब स्टेफ एपिडर्मिडस, मैंने आपको याद करवाया था कि आपने प्रोस्थेटिक का वर्ड याद रखना है एपिडर्मिडस में, कि जहां जहां प्रोस्थेटिक आएगा उसमें स्टेफ ऑरियस हो सकता है। उसके अलावा स्किन के ऊपर ये प्रेजेंट होता है, स्किन के बल्कि नॉर्मल फ्लोरा में हो सकता है, ठीक है। अब ये सर्कुलेशन में कैसे एंटर होगा, आपने आईवी कैथेटर लगाए तो बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा पे एपिडर्मिडस प्रेजेंट था, जब कैथेटर लगाए, इसीलिए तो हम जब भी बॉडी के ऊपर कैथेटर लगाना है, आईवी कैथेटर, तो उससे पहले उसको स्टेरिलाइज करना जरूरी है स्किन की उस साइड को, ताकि अगर स्किन के ऊपर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो बॉडी की सर्कुलेशन में ना चला जाए, ठीक है। इसलिए उस जगह को सबसे पहले स्प्रिट से साफ करते हैं, फिर उसके बाद आईवी कैथेटर लगाते हैं, ठीक है। सेप्रोफिटिकस क्या है कि वो मिकोजा ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट के ऊपर होता है, ठीक है। अब वो यूरिनरी ब्लैडर में जा सकता है, ब्लैडर से आगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करा सकता है, सिस्टाइटिस करा सकता है। इसके बहुत सारे जो है ना वो साइड इफेक्ट्स होते हैं कि वो लेकिन सारा सेप्रो से याद रखना है कि इसका कनेक्शन यूटीआई से ही है, ठीक है, ये बात याद रखने वाली है। उसके बाद हमारे हैं नेक्स्ट इसकी पैथोजेनेसिस के ऊपर। पैथोजेनेसिस में आपने याद रखना है कि जो है ना आपके पास स्टेफ ऑरियस, इसके पास दो तरीके हैं अपनी डिजीज को फैलाने के। ये मैकेनिज्म हम पढ़े, पैथोजेनेसिस मतलब मैकेनिज्म, किस तरह बैक्टीरिया अपना काम कर रहा है अंदर, कैसे डिजीज प्रोसेस क्या हो रहा है। पहला तो ये कि वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर सकता है, और दूसरा ये काम है कि वो पायोजेनिक इन्फेक्शन करवा सकता है, पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है, एब्सेसिस वगैरह बना के, ठीक है। एब्सेसिस होती है ना, टिपिकल लेजन होती है, वो स्टेफ ऑरियस के, जहां के एब्सेस का नाम आया आपने फौरन माइंड में क्लिक करना चाहिए, वो उसका लिंक हो सकता है ऑरियस के साथ, ऑरियस एब्सेसिस, ठीक है, पायोजेनिक इन्फेक्शन का ऑरियस के साथ लिंक है। उसके बाद क्या, इसमें जो एब्सेस होती है ना, उसमें क्या होता है कि सेंट्रल नेक्रोसिस होती है, ठीक है। उसके बाद साइड पे सेल्स होते हैं, ठीक है, मैक्रोफेजिस, वो आपके मैक्रोफेजिस होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है, साइड्स पे। उसके बाद सेल्स के बाद एक जोन आता है जिसको हम कहते हैं कि फाइब्रोसिस का, जहाँ पे हीलिंग का जोन आता है ना, वहां पे फाइब्रोसिस हुआ होता है, ठीक है। इस तरह करके एब्सेस होती है, तो वो एब्सेसिस बनाना, ठीक है। और उसके बाद हम इसके टॉक्सिन्स पे आ रहे हैं। टॉक्सिन्स इसके 3 तरह के हैं। एक इसका एक्सोटॉक्सिन, ठीक है, एंडोटॉक्सिन की इसमें बात नहीं करनी, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एंडोटॉक्सिन आपके ग्राम नेगेटिव्स में होता है, नॉट इन ग्राम पॉजिटिव्स, ठीक है। इसमें 3 टॉक्सिन्स हैं, एंटीरोटॉक्सिन, टॉक्सिक शॉक टॉक्सिन और तीसरा एक्सफोलिएटिंग टॉक्सिन, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहले हम एंटीरोटॉक्सिन की बात करेंगे। एंटीरो आपको पता चल रहा है कि जीआईटी से रिलेटेड एंटीरो, ठीक है, एंटीरो से पता चल रहा है। अब क्या कराना है, इसने फूड पॉइजनिंग करानी है कोई, उसमें फूड पॉइजनिंग में क्या होगा कि वॉमिटिंग होगी, ठीक है, वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया होगा। लेकिन इसके अंदर फूड पॉइजनिंग के अंदर क्या चीज, एक स्पेसिफिक फीचर है कि वॉमिटिंग ज्यादा होती है बनिस्बत डायरिया की, ठीक है, वॉमिटिंग ज्यादा कॉमन है इसमें। और ये ना एक्चुअली काम करता है एज अ सुपर एंटीजन, सुपर एंटीजन काम करता है, तो इसकी वजह से क्या मसला हो सकता है कि ये ना इंटरल्यूकिन 1 और 2 की रिलीज जो हो रही होती है उसको स्टिमुलेट करता है। अब ये जब इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस होंगे ना, साइटोकाइंस, तो ये क्या करते हैं
कि ये सिक्रीट कहाँ से होते हैं, मैक्रोफेजेस से और टी सेल से, ठीक है। अब ये जाके आपके कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो होता है ना माइंड में, दिमाग में, उस पे जाके एक्ट करते हैं, ठीक है, या एंटेरिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोमिनेंट वॉमिटिंग होती है। इसमें मैंने कहा ना वॉमिटिंग ज्यादा कॉमन होती है, इन्हीं साइटोकाइंस की वजह से ना वॉमिटिंग होती है, क्योंकि वो जाके ब्रेन के वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ये कि फेयरली हीट रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, हीट रेजिस्टेंट है। और हम कुकिंग भी करेंगे ना, कुकिंग की किसी चीज में है तो वो कुकिंग से भी इनएक्टिवेट नहीं होंगे। उसके बाद ये कि स्टमक एसिड्स जो हैं उनसे भी रेजिस्टेंट है, एंजाइम से भी रेजिस्टेंट है, इसलिए ये भी इसका प्लस पॉइंट है कि अगर मुंह के जरिए, खाने के जरिए चला गया तब भी स्टमक एसिड्स इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बॉडी के एंजाइम से कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नेक्स्ट आपके पास टॉक्सिन आता है, टॉक्सिक शॉक टॉक्सिन, ठीक है। टॉक्सिक शॉक टॉक्सिन में क्या होता है कि वो आपके पास टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करा सकता है, ठीक है। एक मिनट, अच्छा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में क्या होता है कि आपके पास ड्यू टू स्टेफ ऑरिस की वजह से होता है, और ये विजाइना, नोज और अदर इन्फेक्टेड साइट पर हो सकता है, ठीक है। जब ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है ना बैक्टीरिया, तब ये टॉक्सिक शॉक टॉक्सिन होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये सुपर एंटीजन के तौर पे काम करता है और क्या कहते हैं, इंटरल्यूकिन्स और टिमोन्यूक्लियोटिक फैक्टर्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। अब बॉडी जिन लोगों में इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनती ना, उन लोगों में ये ज्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एक्सफोलिएटिंग टॉक्सिन। एक्सफोलिएटिंग टॉक्सिन क्या कराता है, वो आपके पास स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम, ठीक है, आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स, ठीक है। एपिडर्मियोलिटिक होता है, एक ना प्रोटीएज के तौर पे एक्ट करता है ये एक्सफोलिएटिंग टॉक्सिन, प्रोटीएज के तौर पे एक्ट करना है। इसने क्या करना है, डेस्मोसोम्स होते हैं ना आपकी बॉडी स्किन के अंदर, उसके अंदर डेस्मोग्लाइन एक प्रोटीन होती है, उसको क्लीव करना शुरू कर देना इस प्रोटीएज। उसकी वजह से क्या होता है कि सेपरेशन हो जाती है एपिडर्मिस की एट ग्रैनुलर सेल लेयर, ठीक है। वो स्किन सेपरेट होना शुरू हो जाती है और स्कार्स बनने शुरू होते हैं स्किन के, जिसको कहते हैं स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम। उसके बाद हमारे हैं इसके 3 टॉक्सिन्स अलग से हैं, जिनको हम एक फर्स्ट ल्यूकोसिडिन आता है, उसके बाद अल्फा टॉक्सिन आता है, तीसरा पीवी ल्यूकोसिडिन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पीवी ल्यूकोसिडिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये होल्स बनाते हैं ना, पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन है। ये मैंने पहले बताया था कम्युनिटी एक्वायर्ड मर्सा ना, उसका फीचर है। अब इसने यह करना है किल कर देना सेल को, स्पेशली डब्ल्यूबीसीज को। अब उसने यह करना है कि पोर्स बना देगा, पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन है। सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, ये कैसे करता है, इसके ना 2 सब यूनिट होते हैं, एक सब यूनिट सेल के एक तरफ से आता है, सेल मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ से, और दोनों आपस में जब मिलते हैं तो वो उस जगह पे एक पोर बन जाता है, ठीक है। अब असेंबल होते तो एक पोर बना दिया और सेलुलर कंटेंट्स इसमें से लीक होना शुरू हो जाएंगे। कंटेंट लीक होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, स्वेयर स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो जाएंगे। अब ये आपके टॉक्सिन्स हो गए इसके ऊपर, और उसके अलावा कुछ एंजाइम्स हैं। पैथोजेनेसिस में आपने सारा कुछ ही बताना होता है, स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कोगुलेज, फाइब्रिनोलिसिन, प्रोटीएजेस, न्यूक्लियस लाइपेजेस, ये दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपके सेप्रोफिटिकस, कोई एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता, सेप्रोफिटिकस ना एपिडेमिडस कोई नहीं प्रोड्यूस करता, ठीक है। ना इनकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है, ना इनकी वजह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है, कुछ भी नहीं होता इनकी वजह से। इनकी वजह से पायोजेनिक इन्फेक्शन हो सकते हैं प्रोस्थेटिक इम्प्लांट की वजह से, ये भी स्टेफ एपिडेमिडस का फीचर है। हार्ट जॉइंट और हार्ट वॉल्व और हिप जॉइंट्स में होता है। सेप्रोफिटिकस यूटीआई कहलाता है, मैं ये भी बताया। उसके बाद आते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर। क्लिनिकल फीचर्स में क्या है कि 2 तरह के क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। ऑब्वियसली जब टॉक्सिन्स 2 तरह के हैं तो फीचर्स भी 2 तरह के होंगे, एक तो पायोजेनिक होंगे, एक टॉक्सिन मीडिएटेड होंगे। पायोजेनिक पास फॉर्मिंग थे ना, तो पहले पायोजेनिक का हम जिक्र कर लेंगे। उसके बाद टॉक्सिन, 3 टॉक्सिन आपने पढ़े हैं, एक्सफोलिएटिंग टॉक्सिन है, ठीक है, एंटीरोटॉक्सिन है और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है। वो उसको हम उसके फीचर्स अलग से डिस्कस करेंगे। पहले हम पायोजेनिक पे आ रहे हैं। एब्सेस बनाई है कहाँ पे, स्किन में, सॉफ्ट टिश्यू में, बोन में बना दी, जॉइंट, लंग, किडनी इन्फेक्शन इसमें पायोजेनिक में आ जाते हैं, ठीक है। अब पायोजेनिक में ना हमने जो इन्फेक्शन की बात करनी है, उसमें स्किन के इन्फेक्शन आ सकते हैं, सेप्टिसीमिया आ सकता है, ब्लड में सेप्सिस हो गई है, ठीक है, हार्ट में एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। उसके बाद ऑस्टियोमाइलाइटिस, बोन्स में सेप्टिक आर्थराइटिस और पोस्ट सर्जिकल वोंड इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आता है निमोनिया आ जाता है, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस आ सकता है, एब्सेसिस आ सकती हैं, ठीक है। ये इसके सारे वो हैं डिजीजेज जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं
पायोजेनिक टाइप की इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने में। अच्छा, जब स्किन की बीमारियां प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो उसमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, वो किस वजह से होती है? मर्सा की वजह से मोस्टली होती है, क्योंकि वो पीवी ल्यूकोसिडिन बना रहा है, सेल में ब्रेन के अंदर पोर बना रहा है, उसको खराब कर रहा है। उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, ये सारा कुछ आपको लिखा हुआ है, एब्सेसिस, इम्पटाइगो, फ्रंकल, कार्बंकल, दो तीन बातें इसमें देख लो। आईलिड इन्फेक्शन हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, फॉलिकुलाइटिस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सेप्टिसीमिया के ऊपर आ जाते हैं। सेप्टिसीमिया में क्या होता है कि लोकलाइज लेजन से ओरिजिनेट करता है, या फिर क्या होता है कि सेप्सिस निजेरिया की वजह से जो होता है ना, उससे सिमिलरिटी रखता है ये। निजेरिया में आगे बढ़ाऊंगी। उसके बाद एंडोकार्डाइटिस आता है, वो प्रोस्थेटिक वॉल इन्फेक्शन करवाता है। उसके बाद क्या है कि मोस्टली स्पेशली राइट साइडेड एंडोकार्डाइटिस कराता है, ये जो आपके पास स्टेफ ऑरिस है। उसके बाद ऑस्टियोमाइलाइटिस आ जाता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस बोन्स का हो गया, ठीक है। उसके बाद पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन हो गया। उसमें क्या होता है कि स्टेफ ऑरियस और एपिडर्मिस कॉमन कॉज होते हैं इन्फेक्शन के, और कार्डिक पेस मेकर जहाँ इंस्टॉल करते हैं ना, वहां पे मोस्टली ये कॉमन होता है। उसके बाद क्या था कि निमोनिया करा सकता है, तो उसकी वजह से एम्फोसीमा, ठीक है, एम्फोसीमा हो सकता है, लंग एब्सेसिस बन सकती हैं, ठीक है, स्वेयर नेक्रोटाइजिंग निमोनिया हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद कंजक्टिवाइटिस आ जाता है, आई से रिलेटेड। इसकी वजह से क्या होता है कि आई पेन होती है, बर्निंग आई पेन, यूनिलेटरल, ठीक है, प्रूलेंट डिस्चार्ज होता है, वो सारा कुछ। उसके बाद क्या होता है कि एब्सेसिस आ जाती हैं। एब्सेसिस जो होती हैं वो ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट कर जाता है स्टेफ ऑरिस, उसकी वजह से भी हो सकती है। मेटास्टेटिक एब्सेसिस भी हो सकती है, ठीक है। अब इनके नाम भी कर लो ना, या एक बात याद कर लो, बहुत है, इनफ है। उसके बाद टॉक्सिन मीडिएटेड इसकी डिजीजेज हैं। 3 डिजीजेज हमने फूड पॉइजनिंग पढ़ी थी। फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से हुआ था? एंटीरोटॉक्सिन इंजेक्शन की वजह से। इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या है? 1 to 8 आवर्स। इसमें क्या है कि वॉमिटिंग मोर प्रोमिनेंट है डायरिया की निस्बत, ठीक है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में क्या होना है? इसमें फीवर होना है, हाइपोटेंशन होनी है, और मैकुलर सनबर्न रैश बनने हैं। मेजर जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उसमें लिवर, किडनी और सीएनएस होता है, ठीक है। 3 मेजर होते हैं, बाकी जीआईटी, मसल, ब्लड भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद स्कारलेट स्किन सिंड्रोम। स्कारलेट स्किन सिंड्रोम में क्या होता है कि फीवर होता है, ठीक है, लार्ज बुले बनते हैं, एरिथमेटस, मैकुलर रैश हो सकता है, स्किन स्लफ हो सकती है, ठीक है, फ्लूइड एक्सुडेट हो सकता है, ठीक है। रिकवरी 7 से 8-10 दिन में रिकवरी हो जाती है। उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो जाता है इसमें, ठीक है। एक और चीज इसमें कावासाकी डिजीज, वो मैं सेपरेटली बता दूं या इसी में बता दूं? इसी में बता देती हूँ। कावासाकी डिजीज में क्या होता है कि इसकी एटियोलॉजी अभी तक अननोन है, ठीक है। इसकी होता किस वजह से, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन क्या होता है कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन जैसे इसके फीचर्स रिजेंबल करते हैं उससे। अब ये कराता क्या है कि वेस्कुलाइटिस कराता है। उसमें क्या होता है कि स्मॉल और मीडियम साइज आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं। अब इसकी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्वायर्ड हार्ट डिजीज चिल्ड्रन के अंदर यही है, कावासाकी डिजीज, बच्चों में, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले फीवर होता है, जिसकी ड्यूरेशन 5 डेज तक होती है, और उसके बाद सबसे पहले फीवर। मुंह, आपने इसको ऐसे याद करना है, आंखों से शुरू होना है। आंखों का कंजक्टिवाइटिस हो गया, आंखों से नीचे होंठों पे आना है, ठीक है। होंठों के ऊपर लीजन्स बन गई, ठीक है, ओरल म्यूकोसा खराब हो गया। आंखें हो गई, मुंह पे शुरू होना है ना, आंखें, फिर लिप्स, फिर उसके बाद लिम्फ आ जाती हैं आपकी, लिम्फ नोड्स है ना, नेक में आप बात करें सर्वाइकल वाले, ठीक है, उनके एडिनोपैथी वो स्वेल कर रही हैं। आप एक माइंड में पिक्चर बनाते हैं। उसके बाद नीचे बॉडी आ जाती है, स्किन, उसके ऊपर स्किन के ऊपर मैकुलोपैपुलर रैश बन जाएंगे, ठीक है, रैश बन गए उस बंदे के। उसके बाद क्या हुआ कि एरिथीमा हो गया। उसके बाद हाथ पैर आ गए ना, स्किन भी हो गए, हाथ पैर रह गए। हाथ पैर में क्या होगा कि एरिथीमा और एडिमा हो जाएगा हैंड्स एंड फीट्स का। अब उसके बाद कार्डिक इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, ठीक है। कार्डिक इन्वॉल्वमेंट में क्या होगा? मायोकार्डाइटिस, एरिथमियाज हो सकते हैं, रिगर्जिटेशन हो सकती है, एनोरिज्म हो सकता है। इसका कोई लैब टेस्ट नहीं है अभी तक इजाद हुआ, ठीक है। उसके बाद हम आ रहे हैं अपने, इसको हम बस एंड करें, इसी वीडियो में हम एंड कर देंगे। एपिडर्मिस में क्या होता है कि मेटास्टेटिक इन्फेक्शंस होते हैं मोस्टली, ठीक है। इम्प्लांट वाली साइड पे हमें पता है चीजें, ये इनको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, वही चीजें सारा कुछ। अब आते हैं लैब डायग्नोसिस के ऊपर। लैब डायग्नोसिस में क्या होता है कि हम सबसे पहले स्मीयर या स्पेसिमेन कहाँ से लेंगे? पस ले सकते हैं, ठीक है, स्वैब ले सकते हैं इन्फेक्टेड स्पूटम में से, फीसेज में से, या वॉमिटस में से। यहाँ से हम इसके लिए सैंपल ले सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है सिनेरियो आपको किस तरह का आया। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी को इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो रही है, तो आप वॉमिटस को एज आ सैंपल लोगे स्मीयर के स्पेसिमेन के तौर पे, ठीक है। तो अगर स्किन इन्फेक्शन है तो आप उस जगह से म्यूकस ले सकते हो, इन्फेक्टेड जगह से, ठीक है। स्वैब ले सकते हो, पस का स्वैब ले सकते हो। एब्सेस के केस में पस का स्वैब ले सकते हो। ग्राम स्टेनिंग में आपको पता चलेगा कि ग्राम नेगेटिव को काय, पॉजिटिव को काय होते हैं। उसके बाद माइक्रोस्कोपी में हमें आपको पता है स्फेरिकल होते हैं और ये ग्रेप लाइक क्लस्टर होते हैं। उसके बाद क्या? कल्चर्स में आपने देखना है।
ब्लड कल्चर पे ग्रो करेंगे। मैंने आपको बताया था कि स्टेफ्लोजेंथिन होता है और इसमें तो वो क्या करता है, येलो क्रीमी कॉलोनीज बनाता है और ये बीटा हिमोलिटिक कॉलोनीज बनाता है। मैं आपको स्ट्रेप्टोकोकाई पढ़ाऊंगी, इसमें सारे हिमोलिसिस बताऊंगी, अल्फा हिमोलिसिस क्या होता है, बीटा क्या होती है, गैमा क्या होती है, ठीक है। उसके बाद चॉकलेट एगर आता है, चॉकलेट एगर के ऊपर आपकी एपिडेमिडस और सेप्रोफिटिकस व्हाइट कॉलोनीज देते हैं। उसके बाद मैकॉन की एगर आता है, मैकॉन की एगर पे पिंक कॉलोनीज बनी होती है, उसके बाद इसकी कॉलोनीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं ये सारे, इसलिए पिंक कॉलोनीज भी बनाते हैं। मैनिटोल साल्ट एगर, मैंने आपको स्टेफ और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में बताया था कि सिर्फ आपका स्टेफ ऑरिस है जो फर्मेंट करता है मैनिटोल को, इसलिए सिर्फ स्टेफ ऑरिस यहाँ पे ग्रो करने के काबिल होगा, ठीक है। उसके बाद इसके बायोकेमिकल टेस्ट आ जाते हैं। टेस्ट में सबसे पहले कोआगुलेज टेस्ट, कैटालेज टेस्ट, वो तीनों में पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली तीनों ग्राम पॉजिटिव स्टेफ है। उसके बाद ये स्टेफ ऑरियस, एपिडेमिडस, सेप्रोफिटिकस, ये इसलिए SESS के सिंबल है। कोआगुलेज सिर्फ स्टेफ ऑरियस पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव। उसके बाद डीएनए टेस्ट होता है, वो भी जो आपका ये स्टेफ ऑरियस से पॉजिटिव होता है, ये वीक होता है, ये नेगेटिव होता है। एक और टेस्ट जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सके, आपने पहले टेस्ट किया कोआगुलेज टेस्ट, उसके जरिए आपको पता चल गया स्टेफ ऑरियस तो नहीं है, अगर नेगेटिव आया तो एपिडेमिडस और सेप्रोफिटिकस हो सकता है। अब एपिडेमिडस और सेप्रोफिटिकस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना हमने एक और टेस्ट करना है जिसको कहते हैं नोवोवायसिन टेस्ट। नोवोवायसिन क्या होता है कि सेप्रोफिटिकस जो होता है ना वो उससे रेजिस्टेंट होता है, एपिडेमिडस उससे सेंसिटिव होता है, ठीक है। इस तरह इन दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं नोवोवायसिन टेस्ट के बेस पे। मैनिटोल फर्मेंटेशन सिर्फ यही करता है, इसलिए ये पॉजिटिव है। इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, स्टेफ ऑरिस हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट हम स्टेप स्ट्रैप करेंगे।